आज चैप्टर है 16 खातों की चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो खातों की चकबंदी क्या होता है, खाते क्या होते हैं, तो हम देख ही चुके हैं डेफिनेशन क्लॉज में। अब बात आती है चकबंदी। तो चकबंदी क्या होती है, जैसे कि हमने एक और सेक्शन पढ़ा था ट्रांसफर में। ट्रांसफर में कौन सा सेक्शन था चकबंदी से रिलेटेड? 167, 61 नहीं था। हाँ नहीं, तो खातों की चकबंदी से रिलेटेड जो चैप्टर था, सेक्शन था, वो था कौन सा? 167। ठीक है, उसमें बताया गया था, मैंने बताया था वो वहाँ पर एज यूजुअली बता दिया गया, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ट्रांसफर का चैप्टर था, इसलिए 167 वहाँ पर दे दिया गया था। मेन जो चकबंदी दी गई है हमें सेक्शन 205 से दी गई है। ठीक है, 205 से और 221 के नियमों के तहत चकबंदी होगी। तो इसमें बताया गया चकबंदी के संबंध में पहले तो डेफिनेशन क्लॉज दिया गया है 205 में। तो खातों की चकबंदी क्या होती है, तो ग्राम की समस्त भूमियों का ऐसा पुनर्वितरण जिससे खाते की सुविधा, खेती की सुविधा के लिए भूमि स्वामी को लगे हुए भूखंड प्राप्त हो सके, है ना। तो लगे हुए भूखंड क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो भूमियां हैं एक भूमि स्वामी की एक ही ग्राम में अलग अलग जगह पर भूमि होती है। एक जगह पर कुछ स्क्वायर मतलब कुछ स्क्वायर फीट या एकड़, कुछ एकड़ भूमि होगी, फिर उसके बाद कुछ दूसरी जगह पर कुछ एकड़ भूमि होगी। तो चकबंदी का मतलब होता है कि एक भूमि स्वामी की जितनी भी भूमियां हैं जो एक जगह इकट्ठी कर दी जाए, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन चकबंदी। ठीक है, तो ये किसके लिए किया जा रहा है, केवल खेती की सुविधा के लिए। वैसे अगर आपको अपनी सुविधा के लिए करना है, अगर आपको अपनी सुविधा के लिए करना है कंसोलिडेशन, तो फिर आपको सीधा सीधा संपत्ति को खरीदना और खरीदना बेचना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपको कंसोलिडेशन से फायदा क्या हो रहा है, आपको रजिस्ट्री के खर्चे नहीं देने पड़ रहे हैं, ये आपको सरकार करके दे देगी। ठीक है, ये कंसोलिडेशन के फायदे हैं। बाकी आप ये चाहते हैं कि भाई हमारी एक गांव में अलग अलग जगह पर ज़मीन पड़ी हुई है, हम उसको एक जगह कर लें और हमारी ज़मीन के बीच में जो कोई और भूमि स्वामी आ रहा है उसको हटा दें, तो वो चकबंदी नहीं मानी जाएगी। उसको आपको उसकी संपत्ति को खरीदना पड़ेगा और अपनी संपत्ति उसको बेचनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। हम उसको कंसोलिडेशन ना बोलकर क्या बोलेंगे, एक्सचेंज। ये भी एक्सचेंज है, ठीक है, लेकिन खातों कंसोलिडेशन इसके लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं हो रहा है, संपत्ति केवल एक्सचेंज की जा रही है खेती की सुविधा के लिए। चकबंदी अधिकारी को हम इसमें केवल एक शब्द याद कर लें, चकबंदी अधिकारी तहसीलदार की श्रेणी का होगा। तहसीलदार की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी होगा जिसको जिले में चकबंदी के लिए राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा कहाँ अपॉइंट किया जाएगा, किसी जिले में या किन्हीं जिलों के लिए नियुक्त किया जाएगा। तहसीलदार वैसे तो क्या होता है, एक तहसील का अधिकारी होता है, लेकिन चकबंदी के लिए उसको कहां अपॉइंट किया जाता है, जिले में। यानी कि एक तहसीलदार को पूरे जिले के लिए कहीं पर भी चकबंदी कराने का, कंसोलिडेशन कराने का राइट दे दिया जाएगा। अब चकबंदी 206 में बताई गई है, हम पॉइंट टू पॉइंट इसको टिप्स पर कर लेते हैं। तो 206 में हमें 3 ग्राउंड बताएं किन किन आधार पर आप चकबंदी कंसोलिडेशन कर सकते हैं। पहला ग्राउंड कौन सा है, यदि 2 या अधिक भूमि स्वामी जिनके पास कम से कम इतनी भूमि है जो प्रिस्क्राइब की गई, यानी कि प्रिस्क्राइब की गई, इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि इससे कम भूमि होगी, जो भी डायमेंशन होगा उनके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, अगर इससे कम भूमि है तो हम इसकी चकबंदी नहीं करेंगे। अगर इससे कम भूमि को आपको एक्सचेंज करना है, 167 में जो एक्सचेंज बताया, इससे कम भूमि को करना है, तो आप संपत्ति एक दूसरे की खरीद लें और रजिस्ट्री के खर्चे दें, हम उसका कंसोलिडेशन नहीं करेंगे। तो 2 या अधिक भूमि स्वामी जिनके पास उतने डायमेंशन में भूमि है, वो चकबंदी अधिकारी को लिखित आवेदन कर सकेंगे कि चकबंदी करा दी जाए। इसको हम बोलते हैं आंशिक चकबंदी। अगर भूमि स्वामी स्वयं आवेदन करके कहते हैं और 2 या अधिक भूमि स्वामी हैं तो इसको हम आंशिक चकबंदी बोलेंगे। इसके बाद कलेक्टर, सेकंड क्लॉज कहता है कलेक्टर भी चकबंदी अधिकारी को डायरेक्शन दे सकता है कि आप जाएं और ग्राम में पता करें कि यहाँ चकबंदी साध्य हो सकती है, नहीं तो इस आधार पर चकबंदी हो सकती है। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बताया जिसको हम पूर्ण चकबंदी कहते हैं, ये कहते हैं ग्राम के 2/3 भूमि स्वामी, कम से कम 2/3 भूमि स्वामी यदि आवेदन करें चकबंदी अधिकारी को, ठीक है, तो ऐसा पूरा का पूरा गांव चकबंदी के अधीन माना जाएगा और इस पूरे गांव की फिर चकबंदी की जा सकती है और इसको हम बोलते हैं पूर्ण चकबंदी। ठीक है, तो क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज थर्ड में आवेदन किया जाता है, ठीक है, और क्लॉज 2 है उसमें कलेक्टर चकबंदी अधिकारी को डायरेक्शन देता है कि आप चकबंदी की जांच करें कि यहां पर चकबंदी हो सकती है या नहीं।
और यदि इस प्रकार का कोई आवेदन दिया गया और चकबंदी पुष्ट कर दी गई है तो क्लॉज 5 ये जो कहता है इसका, वो ये कहता है कि ये चकबंदी पूरे गांव पर आबद्धकारी होगी। लास्ट लाइन कहती है क्लॉज 5 की, अगर इस प्रकार से चकबंदी कर दी गई है तो चकबंदी पूरे गांव पर आबद्धकारी होगी। नेक्स्ट आता है क्लॉज सेक्शन 207, आवेदन का नामंजूर किया जाना। तो यहां पर यह बताया कि भाई चकबंदी अधिकारी आपको जो जांच करता है, देखो अगर आपने आवेदन दिया तो उसको नामंजूर कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आवेदन किया है, अगर कलेक्टर नहीं करता, आवेदन किया गया तो उस पर जांच करेगा और जांच करके उसकी रिपोर्ट इस अपने जांच में जो इंक्वायरी की है उसके आधार पर इस डायरेक्शन के साथ में कलेक्टर को देगा कि आप ये देखें कि इसमें मेरे हिसाब से चकबंदी नामंजूर की जानी चाहिए, फिर आप देख लें, ठीक है ना। इसमें शब्द का उपयोग किया गया है, कलेक्टर को इस सिफारिश के साथ प्रस्तुत करेगा कि आवेदन पूर्णतः भागतः नामंजूर कर दिया जाए, ठीक है ना, या कार्रवाई मनसूख कर दी जाए, रोक दी जाए। तो चकबंदी अधिकारी जांच के पश्चात क्या करता है, जांच कौन से क्लॉज में कर रहा था, वो क्लॉज 206 के क्लॉज 1 और 3 में, है ना। 2 में तो कलेक्टर डायरेक्ट निर्देश दे रहा था, ठीक है, तो उसमें करता है। तो क्या किस सिफारिश के साथ में कलेक्टर को देगा कि कार्रवाइयां ये नामंजूर कर दिए गए हैं आवेदन या जांच बंद कर दी जाए। नेक्स्ट आता है तो मनसूख कर देगा क्लॉज 2, ठीक है, इसको छोड़ें। और क्लॉज 2 कहता है कलेक्टर जांच के लिए अतिरिक्त आदेश दे सकता है। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि जो आपने चकबंदी के लिए एप्लीकेशन की थी ऑलमोस्ट उसको नामंजूर कर दिया गया है, कलेक्टर ने आदेश दिया है कि हाँ चकबंदी के लिए और इंक्वायरी कर लें। 208 हमें देखना नहीं है, 209 को हम देखें। 208 आप टाइटल वाइज कर लें, आवेदन कब ग्रहण किया जाना। 209 देखें, ठीक है, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशंस क्या है कि या तो जो भूमि स्वामी यदि आवेदन कर रहे हैं क्लॉज 1 और 3 में, वो या तो स्कीम देंगे चकबंदी की स्कीम की, इसकी भूमि इस तरीके से एक्सचेंज कर लिया जाए, इसकी भूमि इस तरीके से एक्सचेंज कर ली जाए, या तो वो स्कीम देंगे या नहीं देंगे। अगर वो स्कीम देंगे तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो उसकी स्कीम मंजूर कर ली जाएगी और यदि मंजूर नहीं की जाती है तो चकबंदी अधिकारी, इसमें जो नियम बताए गए, नियम कौन से बताए गए, 221 के तहत, 221 के तहत नियम ये बताए गए हैं कि किस आधार पर किस तरीके से चकबंदी की जाएगी। तो यदि भूमि स्वामी ने खुद स्कीम दी है और यदि उसको जांच करके चकबंदी अधिकारी पाता है कि स्कीम ठीक नहीं है तो 221 के नियमों के अनुसार उसको वो क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, है ना, उसमें अल्ट्रेशन कर लेगा, परिवर्तन कर लेगा, ठीक है, या तो उनके एप्लीकेशन में जो स्कीम दी गई उसको मान्य कर देगा या फिर 221 के नियम के तहत उसमें परिवर्तन कर लेगा। और यदि स्कीम नहीं दी गई है तो फिर अपनी तरफ से 221 के नियमों के तहत चकबंदी अधिकारी क्या करेगा, स्कीम बनाएगा, फिर ऐसी स्कीम को पूरा हो जाने पर कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। किसे देगा, कलेक्टर को। तो 209 में हमें क्या करना है कि या तो जो स्कीम दी गई उसको मान्य कर देगा या उसमें 221 के तहत परिवर्तन कर लेगा, या फिर 221 के तहत यदि स्कीम नहीं दी गई तो 221 के तहत उसको खुद ही स्कीम को बना लेगा। और स्कीम पुष्ट हो जाने पर कहाँ जाएगा, वो कलेक्टर के पास भेजेगा, कलेक्टर उसको पुष्ट करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, जैसा भी कलेक्टर आदेश करना चाहेगा वो 210 में बताया गया है, ठीक है ना। तो कलेक्टर के सामने वो पुष्ट कर दी जाएगी, ठीक है। 210 कलेक्टर चकबंदी की स्कीम को अगर चाहेगा तो पुष्ट कर देगा, और अगर चकबंदी की स्कीम पुष्ट कर दी गई है तो वहां पर उस समय से मान ली जाएगी कि चकबंदी हो गई। और चकबंदी की स्कीम जो पुष्ट कर दी गई है या उसको पुष्ट कर सकेगा, इनकार कर सकेगा, और यदि पुष्ट कर देता है जो भी आदेश करता है उसको आयुक्त भू अभिलेख द्वारा पुनरीक्षण में धारा 50 के अधीन पारित किया गया अंतिम आदेश होगा। यानी कि अगर चकबंदी की स्कीम पुष्ट या कर दी गई है, अमान्य कर दी गई है, तो उसके खिलाफ आप कौन सी प्रोसीडिंग कर सकते हो, केवल रिवीजन, वो भी किसके समक्ष, आयुक्त भू अभिलेख, ठीक है ना, आयुक्त भू अभिलेख। इसीलिए हमें एक जगह और बताया गया है किन मामलों की अपील नहीं होती है, नहीं, एक और उसमें बताया गया है ना, रिवीजन है ना, 210 के अधीन आयुक्त भू अभिलेख द्वारा दिए गए आदेश की अपील नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना, क्योंकि इसमें ये बता दिया गया है और उसका जो आदेश है वो अंतिम होगा। अगर अंतिम होगा यानी उसके अगेंस्ट कोई अपील वगैरह नहीं, तो रिवीजन में जो आयुक्त भू अभिलेख द्वारा जो आदेश दिया जाएगा वो अंतिम होगा। पहला तो ओटी बनता है कि इसके खिलाफ
कौन सी प्रोसीडिंग की जा सकती है? पुष्ट करने, चकबंदी की जो स्कीम है उसको पुष्ट करने या उसको नामंजूर करने के खिलाफ। तो क्या किया जाएगा? केवल रिवीजन सेक्शन 50 में, ठीक है। और अगर 211, अगर वो चकबंदी पुष्ट हो गई है 210 में, तो चकबंदी अधिकारी एक और काम करेगा, क्या? जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो नए तैयार करेगा। 211 में क्या प्रक्रिया अपनाएगा? जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे नए तैयार किए जाएंगे। केवल इतना अंडरलाइन करें 211 के पहले पैरा में, इसमें ऑलमोस्ट सारे जितने भी ये जो पैरा बताएगा और जितने भी सारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम इसमें दे दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है 212, खातों के कब्जे के संबंध में भूमि स्वामी का अधिकार। तो उनको कब्जे का हक अगर नहीं मिला है, यदि मिल गया है, जैसे 209 में हमने एक लाइन नहीं की थी कवर, जो ओटी नहीं है इसलिए मैंने कवर नहीं की थी। अगर चकबंदी की स्कीम की पूरी हो जाती, पुष्टि हो, तो 209 में भी आपको कब्जा दिया जा सकता है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि यदि नहीं दिया है तो इसमें एक आगामी है, स्कीम की पुष्टि होने के ठीक आगामी कृषि वर्ष से उन खातों के कब्जे के लिए हकदार होंगे। तो जो कोई जिसको भी चकबंदी में जो जमीन मिली है वो कब से हकदार होंगे? उसके आगामी कृषि वर्ष लागू होने से, लेकिन है ना लागू होंगे। और उनको खातों का जिनके वे हकदार हैं कब्जा वारंट द्वारा दिलवाया जाए। कब्जा अगर वो नहीं ले पाते हैं वैसे तो कैसे दिलवाया जाएगा? वारंट द्वारा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है? कब से हकदार होंगे वो? आगामी एग्रीकल्चर ईयर से, यानी कि आगामी 1 जुलाई से, ठीक है। और उनको कब्जा वारंट के द्वारा दिलवाया जाएगा। और यदि चकबंदी अधिकारी चाहे तो जैसे परंतुक में बताया गया है, किसी पूर्व तक तारीख से भी कब्जा दिलवा देगा। ऐसा नहीं है कि एक कृषि वर्ष से ही दिलवाए, पहले से भी कब्जा दिलवाया जा सकेगा। 213 में कुछ नहीं है। 214 को देख लें, अंतराल प्रभावित करने के लिए लिखित आवश्यक नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ें आपको मिलेंगी जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि यदि कोई प्राइवेट भूमि स्वामी अगर करना चाहता है, जिसके पास उतनी भूमि नहीं है जितनी के लिए चकबंदी की जाती है, उससे कम से नहीं की जाती चकबंदी, जिसकी हम सेक्शन 206 के क्लॉज ए में बात कर रहे थे, वो यही है। यदि आप वैसे भूमि को एक्सचेंज करते हैं तो आपको इसमें वो सब काम करने पड़ेंगे, जैसे लिखित बनवानी पड़ेंगी और रजिस्ट्री करनी पड़ेंगी। लेकिन यदि आप चकबंदी के तहत भूमि का स्वामित्व प्राप्त करते हैं तो 212 कहती है, पहला क्लॉज कहता है कि उसको प्रभावान्वित करने के लिए कोई लिखित आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। आप केवल चकबंदी करा लें, चकबंदी करा के 211 में डॉक्यूमेंट में आपके नाम चेंज हो जाएंगे। और क्लॉज बी कहता है कि किसी भी ऐसी लिखित का यदि निष्पादित की गई है, रजिस्ट्री का अपेक्षित नहीं, यानी कि आप रजिस्ट्री के खर्चे से बच जाएंगे। आपको केवल चकबंदी के खर्चे देने हैं। चकबंदी के खर्चे आपको कैसे देने हैं? अगली सेक्शन में बताया गया है। उसकी लास्ट लाइन कर लें 215 की, उन भूमि स्वामियों से बचे लोग जिनके खातों की चकबंदी की स्कीम द्वारा प्रभावित हुए हैं और उनके भूमि के मापमान के अनुसार जितना भी खर्चा हुआ, जितना जिसकी भूमि में डायमेंशन था, तो केवल चकबंदी के खर्चे लिए जाएंगे, ना कि रजिस्ट्री के, ठीक है। 215, 216 छोड़ दें। 217 और 218 महत्वपूर्ण है। विभाजन कार्रवाई की चकबंदी कार्रवाई के दौरान निलंबन हो जाना। तो यदि आप भूमि की या तो अगर कोई कार्रवाई विभाजन से संबंधित चल रही थी और चकबंदी स्टार्ट हो गई तो वो कार्रवाई बंद हो जाएगी, और नई कार्रवाई तो फिर चलाई नहीं जाएगी, तो वो बंद कर दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्रवाइयों के दौरान संपत्ति का अंतरण। तो संपत्ति का अंतरण भी सेक्शन वाइज कर लें, संपत्ति का अंतरण नहीं किया जाए। और भी कुछ 1-2 पॉइंट है जो हमारे काम के नहीं है, इसलिए केवल टाइटल वाइज कर लें। 219, चकबंदी के पश्चात भूमि स्वामी के अधिकार पूर्वतर बने रहेंगे, यानी कि पहले जो थे वही होंगे, वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे मूल खाते में प्राप्त थे। तो आखिरी लाइन कर लें, चकबंदी के अनुसार जो भूमि किसी भी भूमि स्वामी को प्राप्त होगी दूसरे भूमि स्वामी की, उसको उसमें कौन से अधिकार होंगे? उसको वही अधिकार होंगे जो उसको पहली भूमि में थे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है, चलें छोड़े, ज़्यादा डीपली ना जाए, क्रैश कोर्स की तरह ही करें। चलें, भूमि स्वामी के उल्लंघन 220 और नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार चकबंदी के लिए नियम बनाती है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे सेक्शन 206 में कि उन नियमों के तहत भी चकबंदी, 209 में कर रहे थे, उन नियमों के तहत चकबंदी की जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ ग्राम अधिकारी। अभी हमने कुछ सेक्शन 11 में कुछ 15 राजस्व अधिकारियों की बात की थी, फिर 104 और 106 में भी 2 अधिकारियों की हमने बात कर ली। अब हम ग्राम अधिकारियों की बात कर रहे हैं। पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए ग्राम अधिकारी कितने होते हैं, कितने होते हैं ग्राम अधिकारी? इसमें कौन से ग्राम अधिकारी बताए गए? पटेल, कम से कम ये तो देख लो, पहले पटेल लिखा है, हाँ पटेल, कोटवार, ठीक है ना, ये 2 ही बताए गए हैं हमें।
ग्राम अधिकारी जो इस चैप्टर में बताए, तो इनको हम ग्राम, हो सकता है ऑब्जेक्टिव इस बात से संबंधित आ जाए कि ग्राम अधिकारी कौन से होते हैं, ठीक है ना। अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया तो वहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहला है पटेल। पटेल वैसे किसी काम का हो या नहीं हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं, प्री के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है पटेल। अगर पटेल का सबसे ज्यादा महत्व है, पटेल को पता पड़ जाए कि एलआरसी में कितने ओटी आते हैं उस पर, तो वो भी कम से कम थोड़ी देर के लिए खुश हो लेगा। तो पटेल पे ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं। हाँ, तो पटेल की जो नियुक्ति होती है, एक्चुअल में ओवरऑल हर चैप्टर में लगभग ये बताया गया कि नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, लेकिन इसमें आखिरी में एक सेक्शन दी गई पूरे एक्ट के लिए नियम है उसमें 258। तो पटेल की जो नियुक्ति की जाएगी कलेक्टर द्वारा की जाएगी सेक्शन 258 के नियमों के तहत। किसके द्वारा की जाएगी? हाँ, प्रत्येक ग्राम या ग्राम के समूह के लिए इतना ओवासियों भरा पटेल बनाया है ना तुमने, देख भूष। अरे कर लेंगे, चिंता नहीं करो, बहुत टाइम देता हूँ मैं एडिटिंग में, तुम बड़ी चिंता रहती है एडिटिंग की। मैं तो उसके बोलने का प्रत्येक आराम से एडिट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पटेल पे हुई एक। अब तो मैं ये भी सोच रहा मैं नोट कर लिया करूंगा, एक पेज रखा करूंगा कि पटेल पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। क्या है, ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि कहां पर गड़बड़ हो गई थी। हाँ, तो चलें। तो पटेल कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ग्राम और ग्राम के समूह के लिए किया जाएगा, और एक या अधिक पटेल, जरूरी नहीं एक ग्राम में एक पटेल हो, एक से अधिक पटेल अपॉइंट किए जा सकते हैं, बाकी सब छोड़ दें। पटेलों का पारिश्रमिक, तो पटेलों का पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा, वो कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत नियुक्त किया जाएगा। तो करेगा कौन? कलेक्टर। और नियम कौन बताएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार ऑलरेडी सेक्शन 258 में रूल्स बता चुकी है। पटेलों के कर्तव्य सेक्शन 224, इसको हमें देखना है। एक ओटी यहां से आ सकता है क्लॉज जी से, कोटवार पर नियंत्रण रखें तथा उसका अधीक्षण करें, ये आ सकता है इसमें से। बाकी सेक्शन वाइज बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है एमपी मध्य प्रदेश सिविल जज में पटेलों के कर्तव्य कौन सी सेक्शन में है। ठीक है, सेक्शन 225 भी आप सेक्शन वाइज ही कर लें। 226 पटेलों को हटाया जाना, तो सेक्शन 258 के रूल्स के अनुसार जैसे उसकी नियुक्ति होती है कलेक्टर द्वारा, वैसे ही कलेक्टर द्वारा उसको सेक्शन 258 के रूल्स के अनुसार ही हटाया जा सकता है। सेक्शन 227 पटेलों को दंड, तो पटेल यदि किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, जैसे उसके कर्तव्य बताए गए हैं, या 224 या 225 के नियमों का यदि उल्लंघन करते हैं, तो उसको तहसीलदार 1000 रुपए तक का दंड दे सकता है एक उल्लंघन पर। कितना? तहसीलदार 1000 रुपए तक का दंड दे सकता है उसको। तो दो ऑब्जेक्टिव करने हैं, 1000 और तहसीलदार। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूटेड पटेल, प्रतिस्थानी पटेल। तो यदि कोई पटेल अस्थायी रूप से अपना काम करने में असमर्थ हो गया, बीमार हो गया, कहीं चला गया है, कुछ भी है, तो उसको उसकी ओर से कार्य करने के लिए उपखंड अधिकारी 6 मास से अनधिक अवधि के लिए एक सब्स्टिट्यूटेड पटेल के अपेंड कर सकता है। ठीक है, तो कब? जब वो अस्थायी रूप से चला गया। स्थायी रूप से चला गया तो हम दूसरा ले आएंगे, परमानेंट ले आएंगे, लेकिन अस्थायी पटेल की जो प्रतिस्थानी पटेल होगा वो अस्थायी होगा, 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जाएगा और एसडीओ द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, खत्म। नेक्स्ट 229 ग्राम प्रबंध का सौंपा जाना। तो यहां पर जो ग्राम प्रबंध है, बेसिकली जो पटेल के कर्तव्य थे उसमें ग्राम प्रबंध भी आता है। तो यहां पर राज्य सरकार क्या कर रही है कि ग्राम पटेल को, ग्राम प्रबंध के जो पटेल के कर्तव्य थे वो किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकेगा। ना तो इन्होंने अन्य में अधिकारी शब्द का उपयोग किया है, ना अन्य में व्यक्ति शब्द का उपयोग किया है। इन्होंने क्या कह दिया? किसी अन्य को सौंप सकेगा। तो किसको सौंप सकेगा? अन्य को। अब वो अन्य कौन है? इन्होंने अधिकारी या व्यक्ति कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, किसके कर्तव्य? पटेल के कर्तव्य। ग्राम प्रबंध के जो कर्तव्य थे वो उन्होंने सौंप दिए। अब आता है कोटवारों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य। तो जैसे पटेल की नियुक्ति कोटवार वो की जा रही थी कलेक्टर द्वारा 258 के तहत, यहां पर भी पटेल की नियुक्ति ग्राम के लिए की जा रही है, एक या अधिक कोटवार अपॉइंट किए जा रहे हैं, लेकिन कलेक्टर नहीं कर रहा है। की 258 के नियमों के तहत ही जा रही है, लेकिन कलेक्टर नहीं कर रहा है। लेकिन यदि फिर भी अधिकारी अगर कोई आ जाए, अगर ये ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि भाई नियुक्ति कौन करेगा कोटवार की, तो आप उस पर कलेक्टर ही लगाएं। ठीक है, तो फिर कोई नहीं लगा देना, क्योंकि इसमें स्पेशली तो बोला नहीं गया है।
हाँ, परंतु मध्य भारत क्षेत्र में इस धारा के अधीन कोटवारों के कर्तव्यों का पुलिस चौकीदारों द्वारा किया जाए। तो कोटवार के कर्तव्य किसके द्वारा पूरे किए जाएंगे? पुलिस चौकीदार द्वारा। 231 कोटवारों का परिश्रमिक तो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, ठीक है ना, साधारण या द्वारा साधारण निबंधनों पे आदेश द्वारा। कैसे करेगी? अद्यतन हेतु कोटवार का ये लाइन याद रखें, इसमें एक डेट दी गई है, महत्वपूर्ण है। कोटवार का पारिश्रमिक या तो भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से नियत कर सकेगी, किंतु ऐसा भूतलक्षी प्रभाव 1 मार्च 1982 के पूर्व का नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो बात है शायद उस समय की थी जब ये डेट आई होगी कि कब से करना है, क्योंकि अब अगर किया जाएगा तो इतना पुराना तो नहीं किया जाएगा कोटवारों का परिश्रमिक। ठीक है, तो 1 मार्च 1982 से। ठीक है, चलें अब आ जाती है चैप्टर 18 आबादी तथा दखल रहित भूमि में और उसकी उपज में अधिकार। देखें, आबादी और दखल रहित भूमि। दखल रहित भूमि क्या होती है? जो बेसिकली गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ने भी उसको किसी पर्पस के लिए कहीं नहीं दी है, ना उसने आबादी में दी है ना, ना निस्तार पत्रक में, मतलब बिल्कुल ऐसी फ्री होल्ड भूमि है जिस पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है ना, ऐसी भूमि, तो उसको हम बोलते हैं दखल रहित भूमि। बेसिकली जो आबादी भी होती है ऑलमोस्ट दखल रहित भूमि पर ही बना दी जाती है जब भी उसको देना होता है। तो दखल रहित भूमि यानी कि उस पर एक तो गवर्नमेंट की है, किसी का कोई दखल नहीं है और वो किसी भी यूज़ के लिए रखी नहीं गई है। तो उसमें क्या होता है, समय समय पर गवर्नमेंट क्या करती है कि किन्हीं किन्हीं जैसे आबादी उसमें से डिसाइड कर देगी, या फिर और जो भी पर्पज़ होते हैं भूमि का किसी भी अन्य प्रकार से उपयोग करना है ना। मतलब जितनी भी सरकारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको गौशाला बनाना है, पाठशाला बनाना है, कब्रिस्तान बनाना है, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, है ना, यहाँ से लकड़ी लेनी, यहाँ से पत्थर लेना है, तो वो सब राइट आपको कहाँ दिए जानते हैं? अनऑक्यूपाइड लैंड पर। यदि आपने ऑलरेडी अगर उसको किसी को कब्जा दे दिया है गवर्नमेंट में, तो कोई क्यों आप किसी को अपनी भूमि पर आने देगा? तो वो सब दखल रहित भूमि पर होता है। तो दखल रहित भूमि के बारे में बताया गया है 233 में, दखल रहित भूमि का अवलेख। तो एक दखल इसके अनुसार ये कहते हैं प्रत्येक ग्राम और नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किया जाएगा क्या? दखल रहित भूमि का अवलेख। और इसमें 237 के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक रखी गई दखल रहित भूमि पृथक से दर्शाई जाएगी। तो निस्तार अधिकारों के लिए ऐसी कौन सी भूमि है जो पृथक से दर्शाई जाएगी? एक्चुअल में क्या होगा कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करके रखती है कि कौन सी भूमि, जैसे गवर्नमेंट की है, अब जैसे रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें तो आपको निस्तार अधिकार देगी नहीं, तो गवर्नमेंट पहले से डिसाइड करके रखती है। इसमें ये नहीं बताया कि वो दखल रहित भूमि के अभिलेख कौन तैयार करेगा, वो जो भी हैं, जो भी अधिकारी बताएं, तहसीलदार वगैरह, हमें लैंड रिकॉर्ड्स के चैप्टर में वो लोग बना देंगे। ना इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट सबका उपयोग किया है, ना किसी का किया है। तो ये कह रहे हैं कि एक तो दखल रहित भूमि के जो रिकॉर्ड बनेगा कि कौन सी अनऑक्यूपाइड लैंड है, और उसमें निस्तार भूमि कौन सी है ये भी अलग से बता देंगे, क्योंकि कुछ भूमियाँ ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट किसी को कोई राइट देती नहीं है। तो हमें क्लॉज बी ए में बताया गया है, बाकी छोड़ें। अब आता है ये एक लैंड रिकॉर्ड है, कौन सा? निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना। तो निस्तार पत्रक बेसिकली क्या होता है? निस्तार का अधिकार होता है दखल रहित भूमि का विभिन्न विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग, जो अभी हमें बताई गई थी। अनऑक्यूपाइड लैंड पर निस्तार पत्रक भूमि भी होगी और निस्तार पत्रक भूमि अलग से बताई जाएगी। और निस्तार पत्रक भूमि का मतलब होता है जितने भी गवर्नमेंट यूज होते हैं कि साहब इस काम के लिए हमें गवर्नमेंट से जमीन चाहिए, तो वो गवर्नमेंट कहाँ से देगी आपको? उसी भूमि में से देगी कि इसके लिए आप यहाँ से ले लें। वैसे तो कहा गया है ना। तो निस्तार भूमि कहाँ पे है? निस्तार पत्रक उपखंड अधिकारी तैयार करेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा? दखल रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम और उससे अनुषंगिक विषय। तो निस्तार पत्रक में क्या होता है? दखल रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम और उससे जुड़े हुए जो विषय हैं वो होंगे। और क्लॉज 2 कहता है इसका प्रकाशन किया जाएगा और इसमें ग्रामवासियों की ग्राम सभा शब्द का उपयोग किया गया, ग्राम सभा की इच्छाओं को अभिनिश्चित करते हुए इसका प्रकाशन किया जाएगा, उपखंड अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। तो क्या होगा? निस्तार भूमि बनाई जाएगी, ठीक है, किससे? दखल रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम और उससे अनुषंगिक प्रयोजनों के लिए एसडीओ बनाएगा और मतलब रिकॉर्ड तैयार करेगा और उसको प्रकाशित करेगा। और इसमें ग्राम सभा की इच्छाओं को ध्यान में रखा जाएगा और उपखंड अधिकारी जो भी आदेश देता है कि भाई निस्तार भूमि यहाँ पर ये इस प्रकार का यूज किया जाएगा, वो अंतिम होगा उसका आदेश। और इसकी एक कॉपी कहाँ रखी जाएगी? ग्राम पंचायत के कार्यालय में। ये अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं, करते जाएं। ग्राम पंचायत के
कार्यालय में रखी जाएगी। परंतु छोड़ दें 2022 का संशोधन है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में यथा प्रबंधित प्रावधानित ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प पर कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन से तथा आवश्यक जांच पश्चात उपखंड अधिकारी निस्तार पत्रक में संशोधन कर सकेगा। तो क्लॉज 4 में हमें यहाँ पर एसडीओ निस्तार पत्रक में संशोधन कर रहा है। कब कर रहा है? ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प, अगर ग्राम सभा संकल्प पारित करती है कि भाई निस्तार में पत्रक में संशोधन किया जाना चाहिए, वो क्यों करेगी ग्राम सभा? ग्राम सभा यानी कि ग्राम के समस्त वयस्क जो होते हैं, ग्राम के समस्त वयस्क सदस्य, उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। और वो क्यों करेंगे? उनको लगता है, ग्रामवासियों को ही लगेगा कि भैया इस भूमि का यूज हमें अब चेंज कर देना चाहिए, तो वो चेंज कर दिया जाएगा। तो वो कौन करेगा? कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा, है ना। अब ये आता है कि निस्तार के उपबंध हैं, विषय जिनके लिए निस्तार पत्रक में उपबंध किया जाए। वैसे तो हमने बात कर ली थी, जितने भी यूज होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो सुविधाएं गवर्नमेंट गांव वालों को देना चाहती है, वो सब निस्तार में आएंगी। फिर भी हम तो वो सुविधाएं हम देख लेते हैं, तो सब वही चीज़ें, बस ये हमें याद करना है। वे निबंधन तथा शर्तें जिन पर ग्राम में पशुओं को चराने की अनुज्ञा दी जाएगी, ठीक है। और वो अधिकतम सीमाएं जिसमें आप लकड़ी ले सकते हैं, इमारती लकड़ी, ईंधन, मुरम, कंकड़, रेत, ये सब देख लेना, ठीक है। बाकी सब क्लॉज सी और डी किसी काम के नहीं है। क्लॉज ए और बी से ही हमारा ऑब्जेक्टिव निकल आता है, उसमें से क्या क्या ले सकते हैं। अब कहते हैं 236 निस्तार पत्रक में कतिपय विषयों के लिए उपबंध। तो इसके अलावा भी जो बताए गए, इसके अलावा कलेक्टर निस्तार पत्रक में कुछ विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा। ये सेक्शन वाइज महत्वपूर्ण है, वैसे अंदर से इसमें से नहीं पूछा जाएगा कलेक्टर किस किस चीज़ के लिए उपबंध करेगा। और अगर आपको पढ़ना है तो क्लॉज ए बी सी पढ़ लेना। बाकी 237 देखें, निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना, ठीक है। तो कलेक्टर, इसके लिए कुछ लिस्ट बताई गई है। एक तो आप इसको सेक्शन वाइज कर लें, और पृथक कौन रखेगा? कलेक्टर रखेगा। कौन सी सेक्शन में? 237 में। और ये लिस्ट बताई गई है जो अपन स्टार्टिंग में निस्तार पत्रक के संबंध में बात कर रहे थे। बेसिकली ये जो यूजेज होते हैं भूमि के, इसके लिए निस्तार पत्रक बनाया जाता है। निस्तार पत्रक कि यहाँ पर आप ये लकड़ी, चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान भूमि, खलिहान, बाजार, है ना, खाल निकालना, खाद के लिए गड्ढे खोदना, गोठान, शिविर भूमि, इस सब के लिए निस्तार जो पत्रक तैयार किया जाता है, उसके लिए कलेक्टर भूमि को पृथक रख सकेगा। यहाँ पर क्लॉज बी दिया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर ज़्यादा फोकस किया है। क्लॉज बी क्या कहता है? चारागाह, घास, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित क्षेत्र के लिए भूमि, तो इसके लिए भी कलेक्टर पृथक से रख सकेगा। इसके संबंध में सबसेक्शन 3 ये कहता है कि कलेक्टर इसको सुरक्षित रखने के पश्चात, मान लो इस चीज के लिए उन्होंने एक भूमि डिसाइड की थी कि चारागाह के लिए, घास वगैरह के लिए इतनी एकड़ भूमि हम रख रहे हैं, तो उसमें से न्यूनतम 2% भूमि को छोड़कर बाकी भूमि कहां पर यूज कर सकता है कलेक्टर? ये पूरी लिस्ट दी है। कृषि, आबादी, आवासीय परियोजना, सड़क, नहर, तालाब, इनमें यूज कर सकता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और महत्वपूर्ण ये है कितनी भूमि, क्लॉज बी में से कितनी भूमि न्यूनतम 2% से अनधिक, है ना, मतलब 2% छोड़ देगा, उसके अलावा वो सारी की सारी इसमें यूज की जा सकती है, और उसको अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का व्यपवर्तन कर देगा। ये ऑब्जेक्टिव मुझे ठीक लग रहा है, पूछा तो नहीं गया अभी। 238, अब आ जाते हैं सीधे 238 पर, दूसरे ग्राम की बंजर भूमियों के लिए अधिकार। तो यदि पब्लिक इंटरेस्ट में कलेक्टर को लगता है कि हमारे जो गांव हैं उसमें बंजर भूमियां जो निस्तार पत्रक के लिए कम है, तो वो क्या करेगा? आदेश द्वारा पड़ोसी ग्राम से वो भूमियां ले सकेगा, ठीक है। कौन ले सकेगा? कलेक्टर पड़ोसी ग्राम से आदेश द्वारा, ठीक है। पशु चराने, किस किस के लिए? निस्तार अधिकार के लिए या पशु चराने के लिए। अब फिर वही प्रॉब्लम आती है कि किस रास्ते से जाओगे, क्या करोगे। तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है? मार्गाधिकार को अभिलिखित कलेक्टर को। तो यदि भूमि स्वामी ये कहेंगे कि भाई हम किस रास्ते से जाएंगे, तो उसके लिए एप्लीकेशन करेंगे सबसेक्शन 2 में कलेक्टर को कि हम किस रास्ते से, उस गांव में हम पशुओं को लेकर किस रास्ते से जाएंगे। गांव में छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, है ना, तो न्यूसेंस क्रिएट ना हो, इसलिए वो पहले ही क्या करेंगे? आवेदन। और कलेक्टर क्या करेगा? उनको सबसेक्शन 3 में, हाँ, सबसेक्शन 3 में प्रोसीजर बताए, सबसेक्शन 4 में आदेश आ जाएगा। कलेक्टर आने जाने का मार्ग भी अवधारित करेगा और ऐसे मार्ग को ऐसी रीति से निर्बंधित करेगा जिससे ग्राम के जिसमें से होकर वह मार्ग जाता है निवासियों को कम से कम असुविधा हो, ठीक है।
तो क्या करेगा, कलेक्टर उस मार्ग को निश्चित कर देगा। ठीक है, बाकी सब छोड़ दें। 239, दखल रहित भूमि और भाटा भूमि तथा बाढ़, बड़े झाड़ छोटे झाड़ों के जंगल में रूपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों के अधिकार। यहां पर इन्होंने क्या है, पहले हमारे यहाँ MPLRC में रूल था कि भाई जिस भूमि पर अनऑक्यूपाइड लैंड पर जिसने जो पेड़ उगा दिए हैं पुराने समय में, उससे फल लेने का अधिकार उनको होगा पीढ़ी दर पीढ़ी। यहाँ पर भी यही है, इन्होंने केवल ये लाइन बढ़ा दी है, दखल रहित भूमि और भाटा भूमि तथा बड़े झाड़ छोटे झाड़ के जंगल में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों को। तो कहाँ कहाँ, एक तो अनऑक्यूपाइड लैंड पर लगाए गए हों, या जो ऐसे छोटे छोटे झाड़ है, बड़े झाड़ जंगल जो रोपित किए गए किसी भूमि से, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए हैं। तो उसके संबंध में क्या कह रहे हैं, किसी ग्राम की दखल रहित भूमि और भाटा भूमि, ये पूरी लाइन इसमें से फिर से इन्होंने रिपीट की है कि फलदार वृक्षों लगाए गए हैं, वैसा अभिलिखित हो, ये भी मेंशन हो कि ये जो फलदार वृक्ष हैं इन भूमियों पर किसने लगाए हैं। तो उस व्यक्ति, वहां इस बात की होती हुई कि भूमि राज्य सरकार में निहित है, ऐसा व्यक्ति और उसके उत्तराधिकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे वृक्षों का तथा फल उपभोग के लिए किसी रॉयल्टी या अन्य परिवार के भुगतान के किए बिना हकदार होंगे। तो कौन, वह व्यक्ति और उसके उत्तराधिकारी। लेकिन यहाँ पर ये पूरी लाइन याद कर लेना जो MPLRC में नहीं है शायद, है ना, ये भाटा भूमि, बड़े झाड़ छोटे झाड़ों के जंगल। ठीक है, और आगे ये कह रहे हैं, ये तो बात हो गई जब ये एक्ट लागू हुआ था उससे पहले की। अब ये बात आ रही है कि एक्ट लागू होने के बाद राज्य सरकार या तहसीलदार किसी को डायरेक्शन, अगर कोई उनसे बोलता है, परमिशन लेता है, तो उसके लिए यदि कोई व्यक्ति उन पर इनकी परमिशन से, राज्य सरकार तहसीलदार की परमिशन से या इससे अनिम्न पर श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की परमिशन से उस ऐसी जमीनों पर जो बताई गई थी अनऑक्यूपाइड लैंड या जो छोटे झाड़ बड़े झाड़ के जंगल है ना, इनमें फलदार वृक्ष लगाता है, तो उसके लिए वृक्ष लगाने के लिए ये राज्य सरकार या तहसीलदार या अन्य जो रिजर्व वो हैं रेवेन्यू ऑफिसर, वो पट्टा मंजूर कर सकेंगे। इसमें पैरा के लास्ट में कहा गया है, और वृक्ष पट्टे इस धारा के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार मंजूर कर सके। यदि कोई लगाना चाहता है तो परमिशन ले सकता है, और उसके लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, वृक्ष पट्टे मंजूर कर सकते हैं। यानी कि वृक्ष पट्टों का मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पर केवल पेड़ लगाने का हक होगा और फल तोड़ने का हक होगा, आपको जमीन पर किसी प्रकार का कोई और राइट नहीं होगा। ठीक है ना। और ये जो पट्टा मंजूर किया गया, ये जो अधिकार प्रदान किया गया है, वो सब सेक्शन 4 में ट्रांसफरेबल होगा। क्या होगा, ट्रांसफरेबल। बाकी और भी चीजें दी गई हैं इसमें, इस पर जो ऑब्जेक्टिव आने की मुझे संभावना नहीं लग रही है। ट्रांसफरेबल होगा। एक्चुअल में ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो भूमि है जिस पर आपको ऐसे राइट दिए गए, पट्टा मंजूर किया गया, वो सरकार किसी अन्य को किसी भी अन्य ऐसे ट्रांसफर में इस तरीके से ट्रांसफर कर सकेगी कि उसके फलों पर आपका अधिकार बना रहे। ठीक है। हाँ, परंतु विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा कोई भी अंतराल धारा 2 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। छोड़ें, इसमें से ओटी नहीं आएगा। क्लॉज 5A, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपबंध किसी भाटा भूमि पर लागू नहीं होते, उस भूमि पर वृक्षारोपण के लिए स्थायी पट्टा मंजूर किया जा सकेगा। यहां पर ये स्थायी पट्टा दे रहे हैं, कहां पर, जहां पर ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपबंध जिस भाटा भूमि पर लागू नहीं होते, तो उसके अगर कुल मिलाकर बात ये कह रहे हैं, ये भाटा भूमि है, भाटा भूमि पर स्थायी पट्टे दिए जा सकेंगे। इसको अपन उल्टा पढ़ें तब ऑब्जेक्टिव निकल कर आएगा कि स्थायी पट्टे कहां पर दिए जा सकेंगे, केवल और केवल भाटा भूमि पर। ठीक है ना। और भाटा भूमि कौन सी, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है। एक्चुअल में 1980 जो वन संरक्षण का अधिनियम है उसमें भी आती होगी, वैसे भी आती होगी, जो उसमें नहीं आती उस पर आपको स्थायी पट्टे दिए जाएंगे, करारदार होंगे। ठीक है, छोड़ें। 240, कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध। तो ये कौन कर सकता है, राज्य सरकार। किस में कर सकती है, लोकहित का अपाय लोकहित में कर सकती है ना। जैसे भी आपने देखा होगा कि अब आप शहर में भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वृक्ष नहीं काट सकते। ठीक है ना, उसके लिए आपको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। चलें,
और ये वृक्ष चाहे सरकार की भूमि पर खड़े हों चाहे प्राइवेट व्यक्ति की भूमि पर, ये फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन में कहा गया है। अब कर लेते हैं 240, छोड़, कुल मिलाकर ये कर लें कि सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी के रोकने के उपाय राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कर सकेगी, इतना पर्याप्त है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। और यदि कोई ऐसा करता है, सब सेक्शन 4 की हम बात कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, प्रयत्न या दुष्प्रेरण करता है, तो यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी, कौन से शब्द का, सब डिवीजन ऑफिसर, इसको अलग अलग नाम से किया गया है, तो जब भी कोई कंफ्यूजन हो इंग्लिश में देख लिया करें। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के लिखित आदेश पर 25,000 रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी। यदि कोई करता है तो उस पर कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, 25,000 रुपए, ठीक है। और अनुविभागीय अधिकारी ये भी आदेश दे सकेगा कि जो लकड़ी चुरा कर लेकर जाई गई है उसको क्या कर लिया जाए, वृक्षों का अधिहरण कर लिया जाए। ये दोनों ही बातें कहां पर बताई गई हैं हमें, सबसेक्शन 4 में। लेकिन अपने घरेलू कृषिक प्रयोजनों, वास्तविक कृषिक प्रयोजनों और घरेलू उपयोग के लिए पर ईयर एक कैलेंडर वर्ष में 2 घन मीटर की सीमा तक काटकर, वृक्ष काटकर गिराए जाने की परमिशन होगी। तो कितना कर सकते हो आप, 2 घन मीटर तक एक वर्ष में, है ना, एक कैलेंडर वर्ष में। दूसरी बात, किस किस प्रयोजन के लिए, वास्तविक कृषि प्रयोजन और घरेलू उपयोग के लिए, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह सक्षम अधिकारी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराए और वृक्षों को काटकर गिराए जाने, हटाए जाने कम से कम 10 दिन पूर्व क्षेत्राधिकारता रखने वाले राजस्व अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी को लिखित सूचना दे। तो यदि कोई ऐसा करना चाहता है प्राइवेट भूमि का धारक, तो वो 10 दिन पूर्व सूचना देगा, किसको, पहले तो अपनी भूमि का सीमांकन कराएगा, मेरी भूमि इतनी है, और उस पर सूचना देगा किसको, राजस्व अधिकारी को एवं वन क्षेत्राधिकारी को, कि मैं अपनी भूमि की जो वृक्ष है उसको काटना चाह रहा हूं, अगर इस तरीके से वो काटना चाहता है तो ये अलग वो हैं अधिकारी, इनका अलग से बाहर नाम मेंशन कर लें। अब आता है वाजिब उल अर्ज। नेक्स्ट जो हमारा वो है कौन सा, एक इसको लैंड रिकॉर्ड वाजिब उल अर्ज। तो वाजिब उल अर्ज क्या कहता है, वाजिब उल अर्ज, पहले तो हम ये देख लें क्लॉज ए और बी, वाजिब उल अर्ज किस प्रकार के राइट देता है भूमि में। तो ये कहते हैं सिंचाई के अधिकार, मार्ग अधिकार या अन्य सुखाचार, ये वाजिब उल अर्ज होता है। और मछली पकड़ने का अधिकार प्रत्येक ग्राम के लिए, ये रूढ़ियों के अनुसार, यानी कि पहले तो अनऑक्यूपाइड लैंड पर नहीं होते, प्राइवेट भूमि जो भी है उन पर जो व्यक्ति जिस रूप में इन अधिकारों को उपयोग करता चला रहा है वो एक रिकॉर्ड में लिख दिए जाते हैं कि यहाँ इस जगह से मछलियाँ पकड़ी जाती थी, है ना, मार्ग अधिकार था, सिंचाई के यहाँ पर की जाती थी सभी व्यक्तियों के द्वारा। तो ये सारे के सारे अधिकार जो आपके रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं वाजिब उल अर्ज। और वाजिब उल अर्ज में पहले पैरा में हमें क्या दिया गया है, ये भूमि के, ऐसी भूमि के जो सरकार की या किसी स्थानीय प्राधिकारी की ना हो, उसमें भूमि या जल के अधिकार को नियंत्रित करना है। भूमि और जल के अधिकार, जल के अधिकार में आप क्या कर रहे हैं, जल के अधिकार में आप सिंचाई कर रहे हैं और मछली भी पकड़ रहे हैं, और भी प्रकार के जो जल से रिलेटेड अधिकार होंगे वो आप कर लें। लेकिन फिलहाल इन्होंने जल के अधिकार में सिंचाई के अधिकार की बात की है, मछली पकड़ने के अधिकार की बात की, और भूमि में 2 अधिकारों की उन्होंने बात की है, मार्गाधिकार और सुखाचार, 2 अधिकारों की बात की है केवल। बाकी की जो अधिकार होते हैं भूमि में वो हमने निस्तार पत्रक में देख ही लिए। तो ये कौन तैयार करेगा इसको, एसडीओ। कहाँ करेगा, भूमि या जल के अधिकार हैं, कौन सी भूमि, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की ना हो, ठीक है, उसके नियंत्रण और प्रबंध के लिए करेगा। और ये क्या कहलाएंगे, जो अधिकार डिसाइड किए जाएंगे वाजिब उल अर्ज, और ये प्रकाशित किए जाएंगे बनाने के बाद। और यदि किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो सब सेक्शन 3 में 1 वर्ष में सिविल सूट फाइल कर सकता है अपना टाइटल घोषित करने के लिए, ठीक है ना। और क्लॉज 4 कहता है सिविल न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा, अंतिम और निश्चायक होगा। और क्लॉज 5 कहता है उपखंड अधिकारी उनको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उपांतरित कर सकता है। ये कुछ होती थी। तो वाजिब उल अर्ज कौन तैयार करेगा, 242 में उपखंड अधिकारी कहाँ करेगा, जो राज्य सरकार की या स्थानीय प्राधिकारी की भूमि ना हो, भूमि या जल के अधिकार है, मार्ग अधिकार, अन्य सुखाचार, है ना, सिंचाई का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, इनको प्रकाशित करेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो 1 वर्ष में सिविल सूट फाइल करें, सिविल न्यायालय का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा, ठीक है। और उनको उपांतरित करने का राइट, मॉडिफाई करने का राइट किसको, सबसेक्शन 5 में एसडीओ। चले इतना ही करें। अब फिर आ जाती है आबादी।
तो पहले तो आप आबादी से रिलेटेड यहाँ पर जो सेक्शन देखें 243 से 246 दिए गए हैं। आबादी को हमने कहाँ पर पढ़ा था अभी, एक चैप्टर 7 में 72 में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर था, वो आबादी भूमि, जब सर्वे के दौरान कौन उसको आबादी भूमि डिसाइड कर देता कि ये भूमि आबादी भूमि होगी, ठीक है ना। यहाँ पर फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, जब वहीं पर डिसाइड हो गई, यहाँ पर ये कि अगर आबादी भूमि कम है तो उसको बढ़ाने का जो राइट है वो किसको है, कलेक्टर को, ठीक है ना। वहां पर डिसाइड कर दी गई। जब सर्वे, लैंड सर्वे चल रहा है, लैंड सर्वे खत्म हो गया तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कलेक्टर हो गया, तो इसलिए अब कलेक्टर अगर और भूमि की जरूरत पड़ती है तो वो कौन देगा, कलेक्टर, ठीक है। तो जहां आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र कलेक्टर की राय में अपर्याप्त है, वहां वह ग्राम की दखल रहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो जैसे कि अब हम बात कर रहे थे अनऑक्यूपाइड लैंड की, तो अनऑक्यूपाइड लैंड के लिए भूमि कहां से आती है, वो आबादी के लिए भूमि कहां से आती है, अनऑक्यूपाइड लैंड से। तो अनऑक्यूपाइड लैंड में से वो आबादी के लिए भूमि डिसाइड कर लेगा, देख लेगा कि इसमें से कितनी भूमि आबादी के लिए लेनी है, ठीक है ना। और यदि सब सेक्शन 2 कहता है आबादी भूमि के प्रयोजनों के लिए दखल रहित भूमि उपलब्ध ना हो, वहां राज्य सरकार आबादी के विस्तारण के लिए कोई भी भूमि अर्जित कर सकता है। अगर दखल रहित भूमि नहीं है तो कोई भी जो भी भूमि है, अनऑक्यूपाइड लैंड के अलावा भी कोई भी भूमि आबादी के लिए वो अर्जित कर सकता है। अब आता है 244, तो आबादी स्थलों का निपटारा कौन करेगा, दो शब्द कर लें। आबादी में जो स्थल हैं उनका निपटारा, मतलब कौन सी भूमि किसको दी जाएगी, आबादी में किस किस को दी जानी है, तो वो कौन करेगा, ग्राम पंचायत या तहसीलदार। ये दो शब्द इसका आप मेंशन कर लें, चाहे तो आप बाहर लिख लें, ग्राम पंचायत या तहसीलदार। फिर आता है 245, भू राजस्व दिए बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार। तो भैया जो आबादी में, टाइटल वाइज कर लें, हो सकता है एक पढ़ने में अंदर से अच्छा लगे, लेकिन टाइटल वाइज कर लें। जो भी लोग एक निश्चित डायमेंशन में आबादी में भूमि धारण करते हैं वो बिना लैंड रेवेन्यू दिए आबादी में भूमि धारण करेंगे। 246 देख लें। 246 में एक डेट दी है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 1 नवंबर 2000 से के ठीक पहले जो आबादी में भूमि धारण करता था, इसके ये इन्होंने इसका महत्व यहाँ पर खत्म कर दिया। इन्होंने कह दिया इसके पश्चात भी यदि भूमि अर्जित कर लेता है तो इन्होंने महत्व खत्म कर दिया इसका। तो इसलिए आप ऐसा करें सीधा सीधा 246 में कि जो व्यक्ति आबादी में भूमि धारण करते हैं, वो लास्ट लाइन क्या कहती है, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र में बढ़ने थे, कुल मिलाकर वो राज्य सरकार उनमें कौन से हक दे सकेगी, भूमि स्वामी के अधिकार प्रदान कर सकेगी, है ना, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देकर। 247 देख लें, खनिजों के संबंध में सरकार का हक। तो जैसे कि हमने सेक्शन 57 में देखा था, समस्त भूमियां राज्य सरकार की, उसमें बहता हुआ रुका हुआ पानी, है ना, चल के नीचे हो ऊपर हो, कंकड़ पत्थर मुरम जो कुछ भी है वो सब किसका है, राज्य सरकार का। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि खनिजों के संबंध में सरकार का हक। तो भाई जब भूमि राज्य सरकार की है तो उसके खनिज भी किसके हैं, राज्य सरकार के। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव तो कोई नहीं आता, तो इसको छोड़ दें, छोड़ दो इसको। अब आ जाता है 248, एक इससे 247 के प्रोविजो है, उसमें 7 क्लॉज 7 में एक प्रोविजो है जिसमें कलेक्टर 25,000 रुपए तक की शास्ति की बात कर रहा है। बस इतना दिमाग में रखें ऑब्जेक्टिव के लिए, बाकी छोड़ दें। फिर आता है 248, अपराधिकृत रूप से भूमि का कब्जा कर लेने के लिए शास्ति। तो देखिए हमारे यहाँ 2 सेक्शन बताए गए हैं जिसमें अपराधिकृत कब्जाधारी को बेदखल किया जाता है, 248 और 250, ठीक है। इसमें बताए गए हैं हमें 2 सेक्शन इसमें, और एक 250B भी है, 3 सेक्शन हो गए। 250B में भी है ना, अगर किसी को कब्जा नहीं लेने देगा तो ये सेक्शन बताएगी। तो 248 बेसिकली उन भूमियों की बात कर रही है जो अनऑक्यूपाइड लैंड है। अनऑक्यूपाइड लैंड गवर्नमेंट की भूमि है, यदि कोई व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है तो फिर उसको निकालने की जो प्रोसीडिंग दी गई है 248 में दी गई है। प्रोसीडिंग ये है कि उसको तहसीलदार संक्षिप्ततः बेदखल करेगा। अब इन्होंने पहले तो अपन देख लेते हैं अनऑक्यूपाइड लैंड। तो दखल रहित भूमि, आबादी, सेवा भूमि या अन्य ऐसी भूमि जिस पर 237 के अधीन विशेष प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई है ना, या किसी ऐसी भूमि पर जो शासन की संपत्ति को कब्जा कर लेता है। कुल मिलाकर बात वहीं आ रही है, अनऑक्यूपाइड लैंड या ऐसे राइट जो अनऑक्यूपाइड लैंड में दिए गए हैं या गवर्नमेंट की है, सीधी सी बात। कुल मिला के ओवरऑल गवर्नमेंट लैंड पर यदि कोई पोजीशन कर लेता है, क्योंकि ये जितने भी है सेवा भूमि, आबादी भूमि, ये राइट आपको कहाँ दिए जाते हैं,
गवर्नमेंट लैंड पर, अनऑक्यूपाइड लैंड पर। तो अनऑक्यूपाइड लैंड, उस पर दिए गए अधिकार और जो भी सरकार की संपत्ति उस पर यदि कोई कब्जा कर लेता है तो उसको तहसीलदार संक्षिप्ततः बेदखल करेगा। कैसे? संक्षिप्ततः बेदखल करेगा। और आगे इसमें यह दिया गया है, और यदि अपराधिकृत दखल जिस व्यक्ति ने भी उस पर रखा है, आगे एक पैरा पढ़ रहा हूं मैं, ऐसा व्यक्ति तहसीलदार के विवेकानुसार अपराधिकृत दखल की काल अवधि के लिए भूमि का लगान उस स्थान में ऐसी भूमि के लिए स्वीकार्य दर की दुगनी दर से चुकाने तथा ऐसे जुर्माने जो 25,000 रुपए तक हो सकेगा। तो जितने समय तक भी उसने अनऑक्यूपाइड लैंड यानी कि ऐसी भूमि पर, सरकार की भूमि पर कब्जा रखा है, वो तब तक, जैसे हम मीन्स प्रॉफिट की बात करते हैं, मीन्स प्रॉफिट किस दर से देगा? लैंड रेवेन्यू की दुगनी दर से। मीन्स प्रॉफिट ही है एक तरीके से ये। तो मीन्स प्रॉफिट कैसे देगा? लैंड रेवेन्यू जो उसके लिए डिसाइडेड है, जिस पर उसने कब्जा रखा है, उसकी दुगनी दर से, ठीक है। और 25,000 रुपए तक का कंपनसेशन और लगाएगा उस पर, ठीक है। इसके बाद जितने दिन आदेश उसको वहां से हट जाने का, बेदखली का आदेश दिए जाने के पश्चात जितने दिन तक वो उस पर कब्जा रखेगा, तो प्रथम बेदखली के दिनांक से पश्चात 200 रुपए तक हो सकता है पर डे के हिसाब से प्रत्येक दिन। तो कितना? 200 रुपए दायित्वधीन होगा, ठीक है। तो क्या क्या कर लिया हमने इसमें? अनऑक्यूपाइड लैंड, गवर्नमेंट लैंड पर यदि कोई अपराधिकृत कब्जा रखता है, तहसीलदार उसको संक्षिप्त बेदखल करेगा। उस पर जितने समय भी उसने कब्जा रखा है उस समय के भू राजस्व के दुगनी के बराबर उस पर कंपनसेशन लगाएगा। एक्स्ट्रा कंपनसेशन 25,000 रुपए लगाएगा। और आदेश के दिनांक से यदि वो नहीं हटता है, तो जब तक नहीं हटता है 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उस पर और कंपनसेशन लगाया जा सकेगा, ठीक है। सब सेक्शन 1A आ जाती है। तो ये कहते हैं किसी अपराधिकृत कब्जे के संबंध में ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत भी जरूरी, तहसीलदार को जरूरी नहीं पता पड़े तो ग्राम पंचायत संकल्प पारित कर सकती है कि किसी व्यक्ति ने अनऑक्यूपाइड लैंड पर या गवर्नमेंट की भूमि पर अपराधिकृत कब्जा कर रखा है, तो तहसीलदार उसकी 30 दिन के भीतर जांच प्रारंभ करेगा। और जांच रिपोर्ट किसे देगा? ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत ने संकल्प पारित किया, ये अच्छा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ग्राम पंचायत बताई कि आप इन लोगों को यहाँ से हटाएं, तहसीलदार को संकल्प पारित करके देगी, ठीक है। और तहसीलदार उस पर कार्रवाई 30 दिन के भीतर स्टार्ट कर देगा। और जांच रिपोर्ट 30 दिन के भीतर कहाँ दे देगा? ग्राम पंचायत को। सबसेक्शन 2, तहसीलदार कितना जुर्माना अधिरोपित कर सकता है इस सब के लिए? 10,000 रुपए का। और जुर्माना कितना किया जाना है? 25,000 रुपए तक का जुर्माना तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है ना। तहसीलदार 10,000 से ज़्यादा का नहीं कर पाएगा। अब सोचने वाली बात है, 10,000 से ज़्यादा का करना है तो फिर कौन करेगा? SDO, ठीक है। तो इसमें लिखा है उप जिलाधिकारी, तो 10,000 से ज़्यादा करना है तो उप जिलाधिकारी। 2A, यदि कोई व्यक्ति उदाहरण, तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और देख लें आप थोड़ा सा, कि इसमें जो पनिशमेंट दिया जाता है, कारावास वगैरह, तो यहां पर जब भी कोई ऐसा आदेश दिया जाता है बेदखली वगैरह का, तो आपको 7 दिन का नोटिस दिया जाता है, ठीक है। और 7 दिन के नोटिस दिए जाने के पश्चात जो केवल नोटिस कौन देगा? तहसीलदार। उसके बाद जो कारावास में भेजेगा वो कौन भेजेगा? SDO। पहली बार में आपको 15 दिन के कारावास के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद या तो जैसे यहां पर इन्होंने 3 महीने की अवधि दी है, 250 में यही सेम कॉन्सेप्ट SDO कितने समय के लिए भेजेगा सिविल कारागार में? दूसरी और पश्चातवर्ती काल अवधि के लिए 6 महीने के लिए। तो याद रखना, नोटिस आपको 7 दिन तक का दिया जाएगा कि आप बेदखली मतलब जमीन खाली कर दें, चाहे 248 में हो चाहे 250 में हो। और यदि नहीं करते हो तो आपको पहली बार में जो कारावास दिया जाएगा वो 15 दिन का दिया जाएगा, और दूसरी बार में कितने का दिया जाएगा? 248 में 3 महीने, और वहां पर 250 में 6 महीने का कारावास आपको दिया जाएगा, ठीक है। कौन देगा? SDO। तो यहां पर एक नियम निकल कर आता है कि ये कारावास में तहसीलदार नहीं भेज रहा है, और तहसीलदार इस धारा के अधीन 10,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी नहीं देगा। तो ये जो काल अवधि थी कारावास की, ये 2A में बताई गई है, ठीक है। बाकी सब छोड़ दें इसमें। मछली पकड़ने का अधिकार 249, ये सेक्शन वाइज कर लें। राज्य सरकार विनियमित करेगी। 250, अनुचित रूप से बेदखल किए गए भूमि स्वामी का पुनः स्थापन।
तो सेम टू सेम वही है, अनुचित रूप से बेदखल किए गए भूमि स्वामी का पुनः स्थापन, जैसे वहां से हम हटा रहे थे 248 से व्यक्तियों को, ऐसे ही हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है ना। वहां पर हम तहसीलदार डायरेक्ट कार्रवाई कर रहा था या ग्राम पंचायत संकल्प पारित कर रही थी, क्योंकि सरकारी भूमि है, यहाँ पर प्राइवेट व्यक्ति की भूमि है, तो यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा, है ना, प्राइवेट व्यक्ति आवेदन करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले तो ये कहते हैं डेफिनेशन कि भूमि स्वामी शब्द टाइटल में दिया गया है, इसके अंतर्गत सरकारी पट्टेदार भी आएगा। तो भूमि स्वामी के अंतर्गत कौन आएगा? सरकारी पट्टेदार। यानी कि 250 सेक्शन किन किन के लिए बनाई गई है? एक तो भूमि स्वामी और एक गवर्नमेंट लीजी, ठीक है। तो वन ए क्या कहता है? वन ए कहता है यदि भूमि स्वामी को भूमि विधि सम्मत कानून बेकब्जा करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है, या यदि कोई व्यक्ति भूमि स्वामी किसी भूमि पर जिसके लिए उपयोग के लिए ऐसा व्यक्ति इस कोड के उपबंधों के अधीन हकदार ना रह गया हो, अपराधिकृत रूप से कब्जा किए रहे, तो भूमि स्वामी है उसका हित उत्तराधिकारी तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा कि उसको कब्जा वापस दिलाया जाए। तो किसको करेगा? भूमि तहसीलदार को। कौन? भूमि स्वामी उसका हित उत्तराधिकारी। तो यहाँ पर जो अनऑथराइज्ड पोजीशन है, दो तरीके से होता है, या तो आपने डायरेक्ट कर लिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर आपको लीगल पोजीशन दिया गया था, जैसे लीज पर दी गई थी या किसी तरीके से दी गई थी, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया। सपोज कि हम चले जाएं इसमें यूजुफैक्चरी मॉर्गेज में, जैसे 165 में बताया गया कि यूजुफैक्चरी मॉर्गेज 6 साल के लिए होता है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं कर सकते हो आप, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद आप संपत्ति को नहीं छोड़ते हैं, आपको 168 में 5 साल के लिए लीज दी गई थी, आप संपत्ति को नहीं छोड़ते हैं, तो लीगली दी गई थी, लेकिन अब वो समय निकल जाने के बाद वो अनऑथराइज्ड पोजीशन हो जाएगा। तो या तो आप डायरेक्ट अनऑथराइज्ड पोजीशन कर सकते हैं दादागिरी से, या फिर आप इनडायरेक्ट तरीके से, आपको लीगल पोजीशन दिया गया था और पोजीशन की अवधि जो है उसके समाप्त हो जाने के बाद यदि आपका कब्जा उस पर बना रहता है तो आपका अनऑथराइज्ड पोजीशन माना जाएगा। उसके लिए आपको भूमि स्वामी या इसका हित उत्तराधिकारी किसी व्यक्ति को बेदखल करने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। और यदि एप्लीकेशन कर दी जाती है तो क्लॉज 1B में तहसीलदार उसको बेकब्जा कर दिया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तहसीलदार द्वारा। यहाँ पर बेकब्जा कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये, इसके लिए आपको एविक्शन एप्लीकेशन नहीं लगानी है, एविक्शन के लिए सूट फाइल नहीं करना है। तहसीलदार को यदि लगता है कि अनऑथराइज्ड आपको हटाया गया है, अनऑथराइज्ड पोजीशन है आपकी भूमि पर, तो खुद ही क्या कर देगा? उसको डिस्पोजेस कर देगा अपराधिकृत कब्जाधारी को। तो सेक्शन 2A क्या कहता है कि जो कार्रवाइयां हैं वो दिन प्रतिदिन चालू रहेंगी, और यदि वो बीच में स्टे की जाती हैं कार्रवाई, तो उसकी स्टे के कारणों की प्रति कलेक्टर को भेजी जाएगी। नेक्स्ट आता है तहसीलदार अंतरिम आदेश पारित करेगा। एक्चुअल में क्या होता है, यदि तहसीलदार को ये लगता है कि जो डिस्पोजेस किया गया है 6 माह के भीतर किया गया है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को, भूमि स्वामी को या सरकारी पट्टेदार की भूमि पर जो कब्जा किया उसको यहाँ पर अपराधिकृत कब्जा उसको डिस्पोजेस करके किया गया है, तो आपका जो प्राधिकृत कब्जा अपराधिकृत नहीं हुआ है, आपको डायरेक्टली डिस्पोजेस किया गया है भूमि स्वामी को या सरकारी पट्टेदार को। तो ऐसी स्थिति में जो डिस्पोजेस किया गया है, अगर 6 एप्लीकेशन किए जाने से 6 महीने के भीतर किया गया है, तो तहसीलदार अंतरिम आदेश पारित करके उस व्यक्ति को, सरकारी पट्टेदार को या भूमि स्वामी को कब्जा दिला सकेगा, ठीक है ना। और दूसरे व्यक्ति से जिसका अपराधिकृत कब्जा था उसको आदेश दे सकेगा कि आप भूमि पर पुनः कब्जा ना करें, उसके लिए उससे प्रतिभूति भी ले लेगा। और यदि वो इस प्रकार से क्लॉज 4 में दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति फिर से कब्जा करने की कोशिश करता है तो फिर क्या किया जाएगा? उसकी जो प्रतिभूति, जो बॉन्ड है, वो जब्त कर लिया जाएगा, सिक्योरिटी उसकी जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। तो क्लॉज 3 और 4 अंतरिम प्रतिकर से रिलेटेड है, सॉरी अंतरिम आदेश से, अंतरिम कब्जा जो दिया जाएगा उससे रिलेटेड है, ठीक है। 3 और 4 इसमें बताया गया है कि कब अंतरिम आदेश दिया जाएगा, तो 6 महीने के भीतर यदि डिस्पोजेस किए जाने, 6 महीने के भीतर एप्लीकेशन से 6 महीने के भीतर डिस्पोजेस किया जाता है तो फिर अंतरिम आदेश दिया जाएगा और बॉन्ड भरवा लिया जाएगा, ठीक है। और यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो बॉन्ड जब्त कर लिया जाएगा। अब 6 देखें, उपधारा 2 के अधीन पारित किया गया आदेश आवेदक के पक्ष में हो तो तहसीलदार विरोधी पक्षकार को आवेदक को संदत किए जाने वाले प्रतिकर को अधिनिर्णित करेगा। तो यदि सीधी बात क्या कह रहे हैं कि यदि सबसेक्शन 2 में जो आदेश दिया जा रहा था तहसीलदार द्वारा, यदि वो एप्लीकेशन में पाता है कि ये जो एप्लीकेशन है हमें किसके फेवर में डिसाइड करनी है, आवेदक के फेवर में, तो क्या करेगा? तो उस पर वो
प्रतिकर भी अधिनिर्णित करेगा। किस पर? अपराधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति पर। कैसे करेगा? वो दर देख लें। उस दर पर होगा जो 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के आनुपातिक होगी। तो प्रति 1,000 मतलब 1 हेक्टेयर पर कितनी होगी प्रति वर्ष? 1,000 रुपये। ठीक है, और जो भू राजस्व के बकाये की तरह वसूली जाएगी। ठीक है, क्लॉज 8 छोड़ दें। क्लॉज 9, जहां उपधारा 2 के अधीन भूमि स्वामी पुनः कब्जा दिलाए जाने के लिए आदेश दे दिया गया हो, वहां विरोधी पक्षकार जुर्माने के जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दायित्वधीन होगा। तो कितना जुर्माना होगा? 10,000 रुपये तक का जुर्माना। तो कंपनसेशन कितना दिलाया जाएगा उसको? पहले कंपनसेशन तो 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के, है ना। ये जुर्माना एक्स्ट्रा है जो हमें सबसेक्शन 9 में बताया गया है। ठीक है, परंतु तहसीलदार इस बात के लिए सक्षम नहीं हुए 5,000 से अधिक का जुर्माना अधिरोपित करे। तो देखें, एक जो सेक्शन थी हमारी कौन सी थी? 248, उसमें 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं था। इस सेक्शन में 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है। ये अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं, कर लें। तो कार्रवाई कैसे कर देगा? वो एसडीओ के पास भेज देगा अगर इससे अधिक का जुर्माना अधिरोपित करना चाहता है तो 250 क्या कहती है? 250A। तो 250 के अधीन जो कब्जा वापस ना दिलाया गया, अगर नहीं आ पाता है, जैसे तहसीलदार ने आदेश दिया है कि अब आप कब्जा छोड़ दें, और अगर आप फिर भी कब्जा नहीं छोड़ते हैं तो क्या किया जाएगा? तहसीलदार फिर आपको एक नोटिस देगा 7 दिन का। 7 दिन का नोटिस देगा। यदि आप उसमें नहीं हटते हैं तो उपखंड अधिकारी के आदेश से आपको कहां भेजा जाएगा? 15 दिन के लिए सिविल कारागार भेजा जाएगा पहली बार में, और दूसरी और पश्चातवर्ती जो भी आपकी अवज्ञा होगी आदेश की, उसमें 3 माह तक की कालावधि के लिए आपको सिविल कारागार में भेजा जाएगा वारंट के माध्यम से, 3 मास के लिए। ठीक है, बस इतना करें इसमें, बाकी सब छोड़ दें, छोड़ दें स्त्री वाली बात। ठीक है, अब आ जाता है 250। अभी हमने देखा था भूमि का आवंटन, हमने देखा था 181 में भूमि का आवंटन देखा था कि राज्य सरकार किसी भूमि व्यक्ति को भूमि आवंटित कर देती है। सेक्शन 150 में भी हमने 158 में भी आवंटन देखा था। तो यदि किसी भूमि को कोई भूमि आवंटित की गई है, ठीक है, और उस पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है या कर लिया है किसी ने, और वो उस पर अपना कब्जा नहीं छोड़ता है, तो क्या होगा? ठीक है, तो आवंटित की गई है, पढ़ लेते हैं इसको। यदि कोई व्यक्ति जिसे राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति के अधीन भूमि के वितरण या विनयन का आवंटन किसी स्कीम के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अंगीकृत प्रयोजित किया जाए तत्सम अधिनियम के अधीन किसी ऐसी स्कीम के अनुसार दिया गया है, दिए गए किसी पट्टे के अधीन कोई भूमि स्वामी अधिकार में या सरकारी पट्टे अधिकारी की हैसियत में आवंटित की गई है, तो जो भूमि का आवंटन किया जा रहा था, कहाँ किया जा रहा था? 158 में, है ना। 181 में भी आवंटित की गई थी भूमि, जहां पर भी आवंटन किया गया है। तो और ऐसा व्यक्ति उसे आवंटन इस प्रकार आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा लेने में असमर्थ रहा है, तो वह उस भूमि का वास्तविक कब्जा उसे दिलाए जाने के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा, और पट्टे जो उसे पट्टे के अधीन आदेशित आवंटित की गई है। सब सेक्शन 2 बेसिकली हमें पढ़ना है, इसमें से है सब सेक्शन 2। तो तहसीलदार ऐसे आवेदन पर क्या करेगा? उस भूमि के कब्जाधारी व्यक्ति को यह निर्देश देगा कि उसे तत्काल खाली कर दे। क्या डायरेक्शन देगा? तत्काल खाली कर दे। ठीक है ना। और क्लॉज 2 क्या कह रहा है इसका? कि उसमें कोई बाधा ना डाले, बाधा नहीं डाले, बस इतना कर लें, काफी है हमारे लिए। ठीक है, क्लॉज 4 देखें। क्लॉज 4 इसमें बताया गया है कि कितना हम कारावास दे सकते हैं इसमें। तो यदि इस प्रकार से वो कब्जा दिलाने में वो भूमि स्वामी है जिसको कब्जा लिया जाना है, अगर वो असफल रहता है कब्जा लेने में, तो तहसीलदार उस व्यक्ति को जो बाधा डाल रहा है या कब्जा नहीं छोड़ रहा है, कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित कर सकेगा। इतना सा कर लें, ठीक है ना। और 500 रुपये, और जिसके दौरान अनुपालन का चालू रहना साबित हो जाता है 500 रुपये तक का हो सकेगा। किसके लिए? प्रत्येक दिन के लिए। तो क्या कर सकेगा तहसीलदार? 3 वर्ष का कारावास दे सकता है और जुर्माना अधिरोपित कर सकता है, और आदेश के दिनांक से आपको कितना? 500 रुपये पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा जुर्माना लगा सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल इस सेक्शन में क्या आया? जो भी भूमि सरकार द्वारा आवंटित की गई है
उसको यदि किसी व्यक्ति का उस पर कब्जा है जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो कब्जा लेने का हकदार है वो कब्जा नहीं ले पा रहा है, तो तहसीलदार उसको कब्जा दिलाएगा और उस व्यक्ति को आदेश देगा कि वो उस भूमि से हट जाए, जो अपराधिकृत रूप से उस भूमि पर है वो उससे हट जाए और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे जो नया भूमि स्वामी जिसे भूमि आवंटित की गई है उसको कब्जा लेने में। और यदि वो ऐसे आदेश का पालन नहीं करता है, असफल रहता है आदेश का पालन करने में, तो उसको 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जा सकता है और आदेश दिनांक से 500 रुपये पर डे के हिसाब से उस पर एक्स्ट्रा जुर्माना लगाया जा सकता है। और महत्वपूर्ण नोट ये है कि इस धारा के अधीन जो अपराध हैं वो संज्ञेय और अजमानती होंगे। सेक्शन 250B में ये स्पेशल वो बताए गए हैं कि संज्ञेय और अजमानती होंगे अपराध। ठीक है, यहां से ऑलमोस्ट हमारे ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं जो हम टाइटल वाइज कर लेंगे, जैसे तालाब का राज्य सरकार में निहित होना। तो ये हमें आज तक केवल सेक्शन वाइज पूछा गया है, इसमें से कोई भी अंदर से ओटी नहीं पूछा गया है। तो सेक्शन 251 कर लें, तालाब का राज्य सरकारों में निहित होना, है ना। 252 2022 में रिपील हो चुकी है। कम से कम 2022 और 2023 के संशोधन हम देख लें कौन से संशोधन इसमें किए गए हैं। ठीक है, अब आ जाता है 253 उपबंधों के लिए दंड का, उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड। तो इस संहिता के अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई व्यक्ति इस अध्याय या इस अध्याय के अधीन किए बनाए गए नियमों का उल्लंघन कार्य करेगा, ठीक है ना, या किन्हीं भी नियमों का बाजिबुल अर्ज में दर्ज की गई रूढ़ी का उल्लंघन करेगा, उनका अनुपालन नहीं करेगा, निस्तार पत्रक की प्रविष्टि को भंग करेगा, तो उस पर कितना वो लगाया जा सकेगा, एसडीओ के द्वारा लगाया जाएगा 25,000 रुपये। ठीक है ना, केवल इतना कर लें जो कंपनसेशन। ठीक है, तो किस किस पर, यदि इस अध्याय के अधीन कोई यानी इस अध्याय यानी अध्याय 18 उसके अधीन जो कोई भी उल्लंघन किया जाता है या निस्तार पत्रक या बाजिबुल अर्ज में जो प्रविष्टि है उसका उल्लंघन किया जाता है, तो एसडी उस पर कितना जुर्माना लगा सकेगा, 25,000 रुपए। 254 255 रिपील है, 256 सेक्शन वाइज करनी है, 257 राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारता। तो इस संहिता के अधीन जो भी मामले होंगे उसमें सिविल न्यायालय की अधिकारता को छोड़ के, है ना, कोई सिविल न्यायालय, ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो कार्य, जैसे हमारे यहाँ एक सेक्शन बताई गई है एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में आरसीए के संबंध में, क्या कौन सी है सेक्शन 45, है ना। 45 क्या कहती है, जो कार्य हमने किसको दिए हैं, आरसीए को, उसके संबंध में सिविल न्यायालय को अधिकारता नहीं होगी। तो यही बात ये कह रहे हैं कि जो कार्य हमने रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए दिए हैं उसके संबंध में सिविल न्यायालय को कोई अधिकारता नहीं होगी। 257A टाइटल वाइज कर लें, टू 258 अभी हम कर ही चुके हैं, पटेल में और किसमें, कोटवार में। नियम बनाने की शक्ति तो राज्य सरकार की है। ये 259 को मैंने आपको मेंशन कराया था कहां पर, 258 में। तो इसमें वो डायरेक्ट बताए गए कौन से क्षेत्र में किस अधिकार के नाते यदि आपने भूमि धारण की है तो आप उसके संबंध में क्या समझे जाएंगे, भूमि स्वामी। 259 अपन ने वहीं पर कर ली थी, है ना। 260 ऐसी विधियों के प्रति निर्देश जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, छोड़ें। 261 निरसन और व्यावृत्तियां, इसको भी छोड़ दें, सेक्शन वाइज करने कुल मिला के। 262 अस्थायी उपबंध, ये भी सेक्शन वाइज कर लें। 263 कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति तो किसको होगी, राज्य सरकार को, ठीक है ना, सेक्शन वाइज कर लें। अब सारे सेक्शन वाइज कर लें। 264 लास्ट सेक्शन है, संहिता कतिपय मामलों में लागू नहीं होगी। तो किन में लागू नहीं होगी, जो केंद्रीय सरकार से भूमि धारण करते हैं। तो इस संहिता के अंतर्गत कोई उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भूमि धारण करते हैं। गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट के क्षेत्रफल में आती, लेकिन वो किसी नियम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा यदि उसको प्राप्त करते हैं तो उस पर इस संहिता के उपबंध लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, ये हमारा लेक्चर शायद 6 था, है ना, और ये खत्म। चलें, बंद कर दो।